जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। समसामयिक घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से अनस मिर्जा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो चलिए, हिंदी विषय के बारे में हम बहुत सारी चर्चाएं पिछले कुछ वीडियोस में किए हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्रिया के संबंधित कुछ बातें बताई थी, जिसमें क्रिया के भेद पर चर्चा किए थे, और सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो रचना के आधार पर पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न। तो उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने विस्तृत आपसे चर्चा प्रस्तुत की थी। उम्मीद है कि पिछली वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए, अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते और भी क्रिया के जो भेद है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया था, जिसमें सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बारे में भी हमने आपसे बहुत सारी बातें की थी। पहचानने के तरीके बताए थे कि अगर सकर्मक क्रिया होगा तो इसका मतलब उस क्रिया के साथ कर्म होगा, और कर्म नहीं दिया है अगर वाक्य में तो कर्म छिपा होगा, तो हमको उसे ढूंढना होगा। क्या और किसको प्रश्न करके हम कर्म की पहचान करते हैं। और दूसरा मैंने तरीका बताया था कि सामान्य भूतकाल के वाक्य में किसी वाक्य को बदल देने पर यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। इतनी सारी बातें आपसे मैंने की थी। अब उसी के आगे हम ले चल रहे हैं आप सभी को। तो चलिएगा, आज का जो सेशन है वो क्रिया के अन्य भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर अगर बात किया जाए तो क्रिया के केवल दो ही भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अगर प्रयोग के आधार पर बात किया जाए तो क्रिया के कई भेद हैं। उनमें से सबसे पहले हमको पढ़ना है सहायक क्रिया के बारे में। सबसे पहले हमको पढ़ना है सहायक क्रिया। अब यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होती है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो सहायक क्रियाएं क्या होती है इसके बारे में आप समझिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपने पढ़ा होगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर। हिंदी में पढ़े हैं, हूँ, था, थी, थे, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा था, रही थी, रहे थे। ये सारे जो क्रियाएं हैं वो हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इनके बारे में जानना है कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या है, इनका काम क्या होता है, ये किस लिए प्रयुक्त होती हैं। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को पूरा करती है और अर्थ को स्पष्ट कर देती है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रियाएं कहते हैं। ये सहायक क्रियाएं हैं, ये मुख्य क्रिया को समझने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए ये सहायक के रूप में कार्य करती है। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, सहायक क्रिया। तो अगर परिभाषा लिखी जाए तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती हैं और वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं। प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं और अर्थ को स्पष्ट करती हैं, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा और आपका कभी एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाएगा तो गलती नहीं होगी। अर्थ को स्पष्ट करती हैं, तो ये मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूरा करती हैं और अर्थ को स्पष्ट करती हैं, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें सहायक क्रियाओं के बारे में, तो है, हैं, हूँ, था, थी, थे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा था, रही थी, रहे थे। ये सारी जो क्रियाएं आती हैं वो सहायक क्रिया के रूप में आती हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे हैं, आपको समझना होगा, शब्दों को रटना नहीं होगा। जैसे अगर हम एक वाक्य लिख दें कि मोहन विद्यालय जा रहा या मोहन विद्यालय जाता, तो यहाँ पर अगर ये वाक्य आपसे बोला जाए मोहन विद्यालय जाता, तो क्या इसका कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर जाता क्रिया जो है ये मुख्य क्रिया है, लेकिन इससे आपको वाक्य के अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है।
और यहीं पर अगर हम लिख दें जाता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि वाक्य पूरा हो गया। और ये जो है ये जाना क्रिया की सहायक क्रिया है, तो यही हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानी जाती है। या हम लिख दें जाता था, तो यहाँ पर भी अर्थ क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। अगर हम लिख दें मोहन विद्यालय जा रहा था, तो जा तो मुख्य क्रिया हो गई, जाना क्रिया की धातु है, और रहा था जो है वो उसकी सहायक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो इस रूप में होती हैं, और इनका काम क्या होता है, ये मुख्य क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्णता प्रदान करती हैं और अर्थ को स्पष्ट कर देती हैं। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, सहायक क्रिया पढ़ा। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए अब इसके आगे जो दूसरा भेद है क्रिया का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसके बाद में आप लोग नोट्स में इसको कॉपी कर लिया करिए। चलिए अब देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, अब यहां पर हमको यह बताना होगा कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्रिया का, और पूर्वकालिक क्रिया कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। तो इसका देखिए नाम पूर्वकालिक है। पूर्व का मतलब पहले और काल का मतलब समय, यानी पहले समय में की गई क्रिया। तो इसका मतलब ये होगा जब कोई वाक्य दिया हो उसमें दो कार्य होगा, दो समय में कार्य होगा, और जो कार्य पहले समय में पूरा हो जाएगा वही क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब आप ध्यान से समझिएगा, यानी जो कार्य को करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, मैंने बताया था कर्ता। तो जब कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तो पहले समय में जो समाप्त हुई क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब कर्ता किसी क्रिया को समाप्त करके, जब कर्ता किसी क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तो उस पहले समय में समाप्त हुई क्रिया दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तो पहले समय में समाप्त हुई क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पहले समय में समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो परिभाषा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जब तक हम उदाहरण नहीं प्रस्तुत करेंगे, आप एग्जाम्पल्स पर अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आपको व्याकरण नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक वाक्य मैं लिख रहा हूँ कि मोहन नहाकर विद्यालय गया। मोहन नहाकर विद्यालय गया। अब यहाँ पर आप देखोगे वाक्य में लिखा हुआ है मोहन कर्ता हो गया, यानी नहाने का काम मोहन ने किया और विद्यालय जाने का काम भी किसने किया, मोहन ने किया। तो कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। अब कर्ता ने दो कार्य किया, पहले समय में उसने नहाने का कार्य पूरा कर लिया, उसके बाद वह विद्यालय गया। तो पहले समय में समाप्त हुई क्रिया कौन सी क्रिया है, नहाकर। तो यही क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कर्ता किसी क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तो पहले समय में समाप्त हुई जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखा होगा कि मोहन ने दो कार्य किया, पहले समय में उसने नहाने का कार्य पूरा किया, उसके बाद फिर विद्यालय गया। तो यहाँ पर नहाकर क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही और भी वाक्य लिख सकता हूं मैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे और भी वाक्य लिख दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि किसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे वाक्य हमने लिख दिया कि पिताजी ने समाचार पत्र पढ़कर चाय पिया। पिताजी ने समाचार पत्र पढ़कर चाय पिया। अब यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया की पहचान करें, तो यहाँ पर पिताजी ने दो काम किया। पहले समय में उन्होंने कौन सा काम किया,
समाचार पत्र पढ़ने का काम पूरा किया, फिर उसके बाद चाय पीने का काम किया, तो पहले समय में समाप्त हुई जो पढ़कर क्रिया है ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्योंकि पहले समय में पिताजी ने कौन सा कार्य पूरा किया, पढ़ने का कार्य पूरा किया। क्या पढ़ा, समाचार पत्र पढ़ा। उसके बाद पिताजी ने फिर क्या पिया, चाय पिया। तो पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे अगर हम लिख दें नौकर पौधे में पानी डालकर नहाने गया। अब यहाँ पर इस वाक्य में आपको ये पता चला कि नौकर ने दो काम किया। एक पहले समय में जो काम किया वो पूरा कर लिया, उसके बाद फिर नहाने का काम किया। तो पहले समय में पानी डालने का काम पूरा कर लिया पौधों में, फिर नहाने गया। तो यहाँ पर डालकर क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो समझ में आ गई होगी बात। अब यहाँ पर आप देखोगे जब कभी भी पूर्वकालिक क्रिया दी हुई हो और वाक्य ना दिया हुआ हो, केवल 4 शब्द दिए हुए हो, तो आप देखना कि जिस क्रिया के अंत में कर जुड़ा होगा वही क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे अगर हम लिख दें नहाकर या उठकर या पढ़कर या खाकर या पीकर, तो यहाँ पर कर शब्द कर प्रत्यय जुड़ा होगा। तो जिस क्रिया की धातु में कर जुड़ा हो वो क्या हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। इस तरह से भी आप वाक्य को सही कर सकते, क्रिया को सही कर सकते हो। अगर पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछ ले तो आप देख लेना, अगर शब्दावलियां ही केवल दे दे 4 विकल्प में, तो कर शब्द जुड़ा होगा तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप परिभाषा रटकर या आप शब्दों को रटकर एग्जाम में प्रश्नों को सही नहीं कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर आपने 2 क्रिया पढ़ा, एक सहायक क्रिया के बारे में आपको पता चला और दूसरा पूर्वकालिक क्रिया के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद और भी क्रियाएं हैं, चलते हैं हम देखते हैं। इसके बाद आप एक पढ़ोगे नाम बोधक क्रिया। ध्यान से समझिएगा, यह भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। नाम बोधक क्रिया से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सारे बिंदु महत्वपूर्ण है, कौन कहां से एग्जामिनर प्रश्न बना दे ये किसी को पता नहीं होता है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी बिंदु बनते हैं, उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि ताकि आप एग्जाम की दृष्टि से एकदम प्रिपेयर हो जाओ। और ये जो आपको वीडियो क्लास मिल रही है YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये समसामयिक घटना चक्र के YouTube प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है। तो इसका आप सभी लोग लाभ उठाइए और अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए और इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए कि ताकि और भी बच्चे जो हैं, आपके भाई हैं, बंधु हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इलाहाबाद या किसी अन्य जगहों पर जाकर कमरा लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ आर्थिक परिस्थितियों के कारण जिनको समस्याएं हैं घर में, तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से आप लाभ प्रदान करने का प्रयास करिए। ये सभी हम सभी का कर्तव्य है कि आपसी भाईचारे की भावना को बनाए रखें और आपस में एक दूसरे का जितना हो सके उतना सहयोग किया जाए। क्यों, बिल्कुल। चलिए अब नाम बोधक क्रिया के बारे में हम जानते हैं। नाम बोधक क्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मैं चार्ट बना दे रहा हूँ, इसी चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक होती है संज्ञा और एक आपने पढ़ा है सर्वनाम और एक आपने पढ़ा है विशेषण। अगर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ कोई क्रिया जुड़कर आती है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्लस क्रिया, यानी जब क्रिया संज्ञा के साथ जुड़कर आए या सर्वनाम के साथ जुड़कर आए या विशेषण के साथ जुड़कर आए, तो जो क्रिया का निर्माण होगा वही क्या कहलाएगी, नाम बोधक क्रिया। आप सभी लोग अगर इतना बना लोगे तो आप नाम बोधक क्रिया से संबंधित प्रश्न गलत नहीं करोगे। तो जब क्रिया संज्ञा के साथ जुड़कर आए अथवा सर्वनाम के साथ जुड़कर आए अथवा विशेषण के साथ जुड़कर आए, तो ऐसी क्रिया कहलाती है नाम बोधक क्रिया। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर परिभाषा तो आप बना ही सकते हो। जैसे हमने लिख दिया एक शब्द खून, खून आपकी क्या है, संज्ञा है। और एक शब्द मैंने लिख दिया इसी के जस्ट बाद खौलना।
अब खौलना क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पर खून की बात करें अगर तो पूछा जाए खून क्या है तो आप बता दोगे कि खून संज्ञा है, और खौलना क्या है तो आपको पता है खौलना क्रिया शब्द है। और जब एक साथ दोनों आ जाएं तो यहाँ पर संज्ञा के साथ क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो यही खून खौलना क्रिया क्या बन जाएगी? नाम बोधक बन जाएगी। कौन सी क्रिया बन जाएगी? नाम बोधक क्रिया बन जाएगी। तो समझ में आ रहा होगा बहुत ही आसानी से। जो भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होती थी क्रिया पहचानने का, वो सकर्मक और अकर्मक में होता था। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया भी है। तो आज जो भी बातें हो रही हैं ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपका प्रश्न होगा, उत्तर होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे हम लिख दें एक वाक्य, एक शब्द और लिख दें, लाठी। लाठी क्या है? क्रिया, सॉरी संज्ञा है। और मारना क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि लाठी संज्ञा है और मारना क्रिया है, तो जब संज्ञा के साथ क्रिया प्रयुक्त हुई है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अब लाठी मारना पूछ लिया जाए कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो आप बता देना नाम बोधक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि क्रिया जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ प्रयुक्त होती है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? नाम बोधक क्रिया कहलाती है। चलिए और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब सर्वनाम में देख लेते हैं कैसे नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे अपना शब्द क्या है? सर्वनाम है, और इसमें मैंने जोड़ दिया आना क्रिया। अब यहाँ पर देखिएगा अपना सर्वनाम है और आना क्रिया है, तो क्या बनेगा? दोनों जुड़कर अपनाना। अब यहाँ पूछ ले अपनाना कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो आप बता देना कि नाम बोधक क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपना शब्द सर्वनाम है और यहाँ पर आना शब्द क्रिया है, और क्रिया जब नाम सर्वनाम के साथ जुड़कर प्रयुक्त होती है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? नाम बोधक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर अपनाना शब्द क्या हो जाएगा? नाम बोधक क्रिया हो जाएगी। तो सर्वनाम के साथ भी क्रिया का जब योग होता है तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है? नाम बोधक क्रिया हो जाती है। चलिए अब विशेषण के साथ देख लेते हैं। जैसे एक शब्द मैंने लिखा पीला और एक शब्द लिखा पढ़ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब पीला और पढ़ना मिलेगा तो पीला शब्द क्या है? विशेषण है। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप सभी लोग नोट करते रहिए। और पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है। और जब विशेषण के साथ क्रिया जुड़ती है तो जो पीला पढ़ना क्रिया बनेगी वो कौन सी क्रिया बनेगी? तो आप बता देना कि नाम बोधक क्रिया बनेगी। ये कौन सी क्रिया बन जाएगी? नाम बोधक क्रिया बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि जब कभी भी क्रिया विशेषण के साथ जुड़ती है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? नाम बोधक क्रिया कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा। जैसे हम लिख दे गरम, गरम, और गरम में हम जोड़ दे आना, तो यहाँ पर आपका प्रश्न होगा कि गरम प्लस आना मिलकर क्या बनेगा? तो आप जानते हो गरमाना। अब पूछा जाए गरमाना कौन सी क्रिया हो जाएगी? क्योंकि गरम क्या है? विशेषण है। ठंडा हो या गर्म हो ये सभी विशेषता बताते हैं। यहाँ पर विशेषण के साथ क्रिया प्रयुक्त हुई है तो बराबर कौन सी क्रिया बन जाएगी? गरमाना शब्द नाम बोधक क्रिया बनेगी कि नहीं बनेगी? मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो जब कभी भी क्रिया किसी संज्ञा के साथ, किसी सर्वनाम के साथ या किसी विशेषण के साथ जुड़कर प्रयुक्त होती है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? नाम बोधक क्रिया कहलाती है। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला हम बताते हैं, आपने अभी क्रिया के 3 भेद पढ़े। एक पढ़ा आपने सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है और वाक्य को पूर्णता प्रदान करती है। दूसरा आपने पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया। इसमें मैंने बताया जब कर्ता किसी कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य करना प्रारंभ होता है तो पहले समय में समाप्त हुई क्रिया या कार्य क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। फिर आपने अभी नाम बोधक क्रिया पढ़ा। सामने आपके लिखा था कि जब क्रिया किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ प्रयुक्त होती है तो ऐसी क्रिया नाम बोधक क्रिया कहलाती है। चलिएगा अब अगले क्रिया की ओर चलते हैं। जो अगला मैं बताने जा रहा हूं बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया हो गई, नाम बोधक क्रिया हो गई। अब आपको पढ़ना है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या पढ़नी है? प्रेरणार्थक क्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में भी पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, तो इसको ध्यान से समझिएगा।
प्रेरणार्थक क्रिया, हेडिंग बना लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। जब कर्ता मतलब कार्य को करने वाला स्वयं यानी खुद किसी कार्य को ना करके किसी अन्य से कराने की प्रेरणा करता है तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे यह पता चले कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके किसी अन्य से कराने की प्रेरणा देता है तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। एक बार फिर से सुनिएगा कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे यह पता चले कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके किसी अन्य से कराने की प्रेरणा देता है तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। परिभाषा मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। परिभाषा में लिख दे रहा हूं, क्रिया का ऐसा रूप जिससे यह ज्ञात हो यानी पता चले कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को या किसी क्रिया को, दोनों का मतलब एक ही है, स्वयं ना करके किसी अन्य से कराने की प्रेरणा देता है, किसी अन्य से कराने की प्रेरणा देता है या किसी अन्य से करवाता है तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर इधर मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, आप सभी लोग समझिएगा। जैसे मालिक नौकर से कार धुलवाता है, मालिक नौकर से कार धुलवाता है। अब यहाँ पर आपको कौन सी क्रिया से पता चल रहा है कि मालिक स्वयं कार को नहीं धुल रहा है बल्कि किसी और से करा रहा है? तो आप कहोगे ये जो धुलवाता क्रिया है इसी से पता चल रहा है कि मालिक स्वयं कार नहीं धुल रहा है। तो धुलवाता क्रिया क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगर यहाँ पर नौकर ना दिया होता, केवल दिया होता मालिक कार धुलवाता है, मालिक कार धुलवाता है, अगर इस तरह से कोई वाक्य होता तो आप बताइए क्या पता चल रहा है? ये जो धुलवाता क्रिया है इससे यही तो पता चल रहा है कि धुलवाना है मतलब कि स्वयं धुल नहीं रहा है, किसी और से ये कार्य करवाया जा रहा है। तो धुलवाता क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी कि नहीं होगी? जैसे हम लिख दें गीता पत्र लिखवाती है, गीता पत्र लिखवाती है। अगर ये मैंने वाक्य लिख दिया, अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है? ये जो लिखवाती क्रिया है इससे यह पता चल रहा है कि गीता स्वयं पत्र को नहीं लिख रही है बल्कि किसी और से लिखवा रही है। तो लिखवाती क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया होगी कि नहीं होगी? तो परिभाषा में मैंने यही तो लिखा है कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके किसी अन्य से करवाता है तो इसे रूप की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए। पिताजी मोहन से सब्जी मंगवाते हैं, तो मोहन से सब्जी मंगवाते हैं, मंगवाना क्रिया जो है यहाँ पर वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई कि नहीं हो गई? या कह दिया जाता माताजी चाय बनवाती हैं। अब बनवाती हैं क्रिया का मतलब ये हुआ कि माताजी स्वयं चाय नहीं बना रही हैं, किसी और से कार्य करवाया जा रहा है। तो यही क्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। एक बात और जानिएगा ध्यान से, आप सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की बातों को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। चलिए अगले बात करते हैं, कुछ और भी बातें इससे संबंधित है बताता हूं मैं। ये जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं ध्यान से समझिएगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं इसके दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप होते हैं। कितने रूप? दो रूप होते हैं। क्लियर?
अब हम देखेंगे इनके दोनों रूप कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर इसको जानने से पहले हम एक बात और जानेंगे, ये जो प्रेरणात्मक क्रियाएं होती हैं इनका निर्माण किया जाता है और इनका निर्माण अकर्मक क्रिया से भी हो सकता है और सकर्मक क्रियाओं से भी इनका निर्माण होता है। यानी ये अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं से बनाई जाती हैं, दोनों ही क्रियाओं से बनाई जाती हैं। याद करके नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूँ। ये अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं से बनाई जाती हैं। यानी जो प्रेरणात्मक क्रियाएं होती हैं इनका निर्माण होता है, ये बनाई जाती हैं। ये अकर्मक क्रिया से भी बनाई जा सकती हैं और सकर्मक क्रिया से भी बनाई जा सकती हैं। अब इस कितने रूप होंगे इसके, तो इसके आपने लिखे यहाँ पर, देखा कि 2 रूप होते हैं। अब इन दोनों रूपों के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अकर्मक या सकर्मक। यानी अकर्मक क्रिया से भी प्रेरणात्मक क्रिया बन सकती है और सकर्मक क्रिया से भी प्रेरणात्मक क्रिया बन सकती है। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, यानी प्रेरणात्मक क्रिया का ये प्रथम रूप लिखा जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हम लिख देते हैं द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कुछ अकर्मक क्रियाएं और फिर कुछ लिखेंगे इधर सकर्मक क्रियाएं। अब इससे प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया का निर्माण किस प्रकार होगा और फिर द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया का निर्माण किस प्रकार होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक क्रिया है, मान लीजिए उठना, तो आपने देखा उठना क्रिया अकर्मक क्रिया है। क्या उठता है, उत्तर नहीं मिलेगा। तो जब आप क्या से प्रश्न करो उत्तर ना मिले, कर्म ना मिले, तो अकर्मक हो जाती है। अब उठना का जो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया होगा वो क्या बनेगा, उठाना। और जो द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी, उठवाना, आना। और यहाँ पर आना जुड़ गया तो उठाना, फिर यहाँ पर उठवाना। यहाँ पर ये दोनों इसके प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रियाओं के रूप हैं। जैसे हम लिख दें चलना। अब चलना कैसी क्रिया है, आप कहोगे अकर्मक क्रिया है, क्योंकि प्रश्न करो क्या चलता है तो उत्तर नहीं मिलता है। अब चलना की जो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया का रूप बनेगा वो क्या बनेगा, चलाना। और जो द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया का रूप बनेगा ये बनेगा चलवाना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही बहुत सारी क्रियाओं के प्रेरणात्मक क्रियाओं को के रूप में बदला जाता है। जैसे अगर हम लिख दें खाना, तो खाना है सकर्मक क्रिया, क्या खाता है, फल। अब यहाँ पर हो जाएगा प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, इसका बनेगा खिलाना और इसका द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया का रूप बनेगा खिलवाना। ऐसे ही आपने देखा कि सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं से, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं से प्रेरणात्मक क्रियाओं के दोनों रूपों का निर्माण होता है। जैसे पढ़ना क्रिया सकर्मक है, अब इसका प्रथम रूप क्या हो जाएगा, पढ़ाना। और इसका द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया का रूप क्या हो जाएगा, पढ़वाना। ऐसे ही हो जाएगा जीना। जीना क्या है, अकर्मक क्रिया है और इसका प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया का रूप हो जाएगा जिलाना और इसका द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया का रूप हो जाएगा जिलवाना। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको हम प्रेरणात्मक क्रियाओं के रूप में बदलते हैं। जैसे हम लिख दें मरना। मरना जो है अकर्मक क्रिया है, मरना से बनेगा मारना, यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया। यहाँ पर दूसरा बन जाएगा मरवाना, यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे रोना, रोना भी अकर्मक क्रिया है, अब इसका प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया का रूप बनेगा रुलाना और इसका द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया का रूप बनेगा रुलवाना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रेरणात्मक क्रियाएं होती है इसके 2 रूप होते हैं और ये अकर्मक क्रियाओं से भी बनती है और सकर्मक क्रियाओं से भी बनती है। लेकिन जो प्रेरणात्मक क्रियाएं बनती है, एक अगला बिंदु में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नोट। आपने देखा कि अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं से प्रेरणात्मक क्रियाएं बनी है, लेकिन नोट में मैं लिख रहा हूं कि प्रेरणात्मक क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसी क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं दोनों से संबंधित प्रश्न को अगर पूछा जाए प्रेरणात्मक क्रिया को मिलाकर तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। यदि कोई प्रेरणात्मक क्रिया दी हो, पूछ ले सकर्मक है या अकर्मक है, तो आपको मैंने नोट में बना के लिख दिया कि जो भी प्रेरणात्मक क्रियाएं होंगी वो हर स्थिति में कैसी क्रियाएं होंगी, सकर्मक क्रियाएं होंगी। यानी यहाँ पर उठना क्रिया जो अकर्मक क्रिया था, तो यहाँ पर जो बना प्रेरणात्मक
प्रेरणार्थक क्रिया उठाना, तो ये उठाना क्रिया जो है ये सकर्मक हो गया। अब आप प्रश्न करो क्या उठाता है, तो उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बंदूक। यहाँ पर आप प्रश्न करो क्या उठवाता है, तो उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए, सामान। अब यहाँ पर जैसे चलना क्रिया अकर्मक क्रिया है, लेकिन चलाना क्रिया क्या बन गई, सकर्मक क्रिया। आप प्रश्न करो क्या चलता है, तो उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रश्न करोगे क्या चलाता है, तो उत्तर मिलेगा साइकिल। तो यहाँ पर आपने एक बात जाना कि जैसे भी प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होगा, चाहे वह अकर्मक क्रिया से ही क्यों ना हो, तो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में बदलने के बाद वह कौन सी क्रिया बन जाती है, तो वह सकर्मक क्रिया बन जाती है। यहाँ पर आपने लिखा है नोट में, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया से भी सवाल इससे बनाए जाते हैं, जो कि हम गलत कर देते हैं, तो आपको अब गलती नहीं करनी है। चलिए, क्लियर हो गया। तो आप प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आपने पढ़ा, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, इनसे क्या पता चलता है, ये कैसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे क्रियाएं जिससे यह पता चले कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी अन्य से करवाने की प्रेरणा देता है, तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और ये प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं, इनका निर्माण होता है, ये अकर्मक क्रियाओं से भी बनाई जा सकती हैं और सकर्मक क्रियाओं से भी बनाई जा सकती हैं। और इनके कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और जब भी अकर्मक या सकर्मक किसी भी क्रिया से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, तो वह सदैव किस स्थिति में हो जाती हैं, तो वह सदैव सकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। तो आपने पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया और सहायक क्रिया, 4 क्रियाएं पढ़ी। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, नहीं लिए हो तो ले लीजिए, फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए, अब एक है क्रियार्थक संज्ञा। यहां पर मैं हेडिंग बना दूं, क्रियार्थक संज्ञा। आप सभी लोग नोट करते रहिए। क्रियार्थक संज्ञा ये किसे कहते हैं, यहां पर नाम से पता चल रहा है। क्रियार्थक संज्ञा यानी जब क्रिया का अर्थ क्या बन जाए, संज्ञा हो जाए, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। आप जानते हो, जब वाक्य रचना करते हैं तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया आती है, यानी क्रिया अंत में आती है और क्रिया से कार्य करने का बोध होता है। लेकिन जब यही क्रिया किस रूप में आए, संज्ञा के रूप में आए, किस रूप में आए, संज्ञा के रूप में आए, तो यही क्रिया क्या बन जाती है, क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। यानी परिभाषा आप कह सकते हो कि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति यानी तरह व्यवहार में आती है, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्रिया का जो अर्थ होता है वो संज्ञा हो जाता है, इसीलिए इसका नामकरण कर दिया गया क्रियार्थक संज्ञा। चलिए मैं लिख देता हूं परिभाषा। जब क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, जब क्रिया संज्ञा की भांति, भांति का मतलब तरह, व्यवहार में आती है, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है। अब आपको यह जानना होगा वाक्य के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, कि कैसे होगा क्रियार्थक संज्ञा। जैसे अब ध्यान से समझिएगा, एक वाक्य मैं लिख रहा हूं उदाहरण के तौर पर। वाक्य आपका आपके स्क्रीन के सामने है कि बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। यहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है। अब यहां पर जो पीता है क्रिया है, ये किस रूप में आई है, ये क्रिया के रूप में आया है, तो यहां पर पीता है क्या हो गया, क्रिया हो गया। आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। बच्चा दूध पीता है, बच्चा हो गया कर्ता, दूध पीने का काम कौन कर रहा है, बच्चा।
क्या पीता है? दूध। दूध क्या हो गया? कर्म। और यहां पर पीता है क्या हो गई? क्रिया। लेकिन अब यही क्रिया अगर संज्ञा की तरह, संज्ञा की भांति वाक्य में, व्यवहार में आ जाए, अर्थात क्रिया का अर्थ संज्ञा बन जाए, तो यही क्रिया क्या बन जाएगी? क्रियार्थक संज्ञा। अब दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लिख दूं कि दूध पीना, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या होगी। अब यहां पर इस वाक्य में जब आप देखोगे तो ये जो पीना क्रिया है ये संज्ञा की तरह आई है। दूध पीना, ये दूध पीना जो है ये संज्ञा की तरह आई है। यहां पर क्रिया होती तो लास्ट में आती, तो यहां पर दूध पीना क्या हो जाएगी? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। अब यहां पर ये आप नहीं कहोगे कि दूध पीना क्रिया है, यही आपको समझना होगा। अब दूध पीता है तो ये क्रिया के तौर पे आया है तो क्रिया हो गई, लेकिन यही पीना क्रिया संज्ञा की तरह वाक्य में प्रयुक्त हो गई तो यहां पर ये क्या बन गई? क्रियार्थक संज्ञा बन गई। समझ में आ गई बात? और भी उदाहरण देखते हैं। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे हम उदाहरण देखते हैं। अब हम जैसे कि एग्जाम्पल लिख दें कि राम व्यायाम करता है। राम क्या करता है? व्यायाम करता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये क्या हो गई? यहां पर व्यायाम करना क्रिया हो गई। क्रिया हुई कि नहीं हुई? क्रिया के रूप में आया है। अब यही वाक्य हम बदल दें, अगर लिख दें कि व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्यायाम करना कौन सी क्रिया होगी, तो आप ये नहीं कहोगे कि व्यायाम करना क्रिया होगी, बल्कि आप क्या कहोगे कि व्यायाम करना क्रियार्थक संज्ञा होगी। क्या हो जाएगी? क्रियार्थक संज्ञा। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर व्यायाम करना जो है वो संज्ञा की भांति व्यवहार में प्रयुक्त हुआ है वाक्य में, तो ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी, ना कि क्रिया होगी। और इसी के ऊपर व्यायाम करता है ये क्या हो गई थी? क्रिया हो गई थी। क्लियर हो गया? अब जैसे एक वाक्य में लिख देता हूं कि लोग मर रहे हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं लोग मर रहे हैं। अब यहां पर मर रहे हैं जो है ये आपकी क्रिया हो गई। कौन मर रहा है? लोग। लोग कर्ता हो गया। लेकिन अब इसी क्रिया को देखा जाए, अगर इस तरह से हम प्रयुक्त कर दें कि मरना देश के लिए कीर्तिदायक है, मरना देश के लिए कीर्तिदायक है। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मरना शब्द क्या होगा, तो आप ये नहीं कहोगे क्रिया होगा, बल्कि आप क्या बताओगे? ये जो मरना शब्द आया है ये संज्ञा की भांति प्रयुक्त हुई है, इसलिए इसमें क्या होगी? क्रियार्थक संज्ञा होगी। क्लियर है? तो जब क्रिया का अर्थ संज्ञा हो जाए अथवा क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आए तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। तो आपने पढ़ा सहायक क्रिया आज के वीडियो में, फिर उसके बाद आपने पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया, फिर उसके बाद आपने पढ़ा नामबोधक क्रिया, फिर आपने पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद फिर आपने पढ़ा क्रियार्थक संज्ञा। इतनी बातें समझ में आई? तो चलिए आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ध्यान से, उसके बाद फिर हम आगे की बात पर आपसे चर्चा करते हैं। क्रिया के भेद में सबसे पहले हमने सहायक क्रिया पढ़ा, तो मैंने बताया कि सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो मुख्य क्रियाओं की सहायता के लिए प्रयुक्त होती हैं और वाक्य को पूरा कर देती हैं और अर्थ को स्पष्ट कर देती हैं। इसके उदाहरणों में हमने देखा कि है, हैं, हूँ, था, थी, थे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे क्रिया के अंत में जब आते हैं तो वो कौन से क्रिया कहलाती है? सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वहां पर एक वाक्य लिखा भी। इसके बाद हम लोगों ने देखा पूर्वकालिक क्रिया। जो स्क्रीनशॉट ना लिए हो अब ले लें। पूर्वकालिक क्रिया में मैंने देखा कि जब कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहले समय में समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर वाक्य लिखा, मोहन नहाकर विद्यालय गया, यानी मोहन ने 2 काम किया। पहले समय में उसने कौन सा कार्य पूरा किया, तो आपको पता चलेगा नहाने का कार्य पूरा किया, इसलिए जो नहाकर क्रिया है वो कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो पूर्वकालिक क्रिया अगर वाक्य में ना देकर शब्द के माध्यम से पूछा जाए, तो मैंने आपको बताया कि जहां पर क्रिया के अंत में कर जुड़ा हो, क्रिया के अंत में क्या जुड़ा हो, धातु में कर जुड़ा हो, तो वो क्रिया क्या हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया। धातु से ही तो क्रिया का निर्माण होता है। अब धातु में कर जोड़ देंगे तो इसका मतलब कार्य पूरा करके फिर दूसरा कार्य किया जा रहा है, तो ये कर वाला जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिखा भी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पिताजी ने समाचार पत्र पढ़कर चाय पिया। यहाँ पर पिताजी ने 2 कार्य किया, पहले समय में समाचार पत्र पढ़ने का कार्य पूरा किया, उसके बाद फिर चाय पिया, तो पढ़कर क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नाम बोधक क्रिया। तो जब क्रिया किसी संज्ञा के साथ अथवा सर्वनाम के साथ अथवा विशेषण के साथ जुड़कर आती है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, नामबोधक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा खून खोलना, यहाँ पर खून संज्ञा है और खोलना क्रिया है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, नामबोधक क्रिया। जैसे मैंने लिखा अपना आना, अपना सर्वनाम है, आना क्रिया है, तो यहाँ पर अपनाना शब्द जो हो जाएगी वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, नामबोधक क्रिया। ऐसे आपने देखा लाठी मारना, लाठी संज्ञा है, मारना क्रिया है, तो लाठी मारना कौन सी क्रिया हो जाएगी, नामबोधक क्रिया। ऐसे गरम और आना, तो गरम विशेषण है, आना क्रिया है, तो गरमाना कौन सी क्रिया हो गई, नामबोधक क्रिया हो गई। इसके बाद में आपने प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में देखा कि जो क्रिया का ऐसा रूप जिससे यह पता चले कि कर्ता स्वयं किसी कार्य को ना करके किसी अन्य से करवा रहा है, तो ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और मैंने बताया इसके 2 रूप होते हैं, ये अकर्मक क्रियाओं से भी बनाई जा सकती है और सकर्मक क्रियाओं से भी बनाई जा सकती है, लेकिन जैसे ही किसी भी क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी वो सदैव सकर्मक क्रिया का रूप ले लेती है, यानी प्रेरणार्थक क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक क्रियाएं होती हैं। फिर इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा क्रियार्थक संज्ञा के बारे में। तो जब क्रिया का अर्थ संज्ञा हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में आकर उत्तर देंगे, समझ में आया होगा तो ऑल द बेस्ट लिखेंगे। चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। क्रिया के और भी कुछ भेद रह गए हैं तो अगली वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।